एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मुझसे लगातार मीडिया वाले वह सब कुछ जानना चाह रहे थे, लेकिन मैंने अभी तक अपना जुबान नहीं खोला था। मेरी 2-3 तारीख भी निकल गई थी, पर मैं हर तारीख पर अपना मुंह बंद रखता था। मीडिया, अखबार मुझसे वह सब कुछ जानने की कोशिश कर रही थी। मैं लगातार अपने मुंह पर ताला लगाया हुआ था। पहले तो मैं शर्मिंदा था, मैं लोगों से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, लेकिन आज मेरे सजाए मौत का दिन था और सभी मीडिया, अखबार मेरे सामने थी। मैंने अपनी जुबान बंद रखी थी, लेकिन मैं आज सब कुछ बता देना चाहता था और अपने आप को अपने गुनाहों का इबरत का निशान बनाना चाहता था, ताकि ये गुनाह दोबारा ना दोहराया जा सके। मैं कोई गरीब आदमी नहीं था, मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी और मैं एक हाई सोसाइटी में पला बड़ा था। और मैंने तो बचपन का पूरा 10 साल विदेश में भी बिताया था। उसके बावजूद भी ये गुनाह कर बैठा था और मेरा आज आखिरी दिन भी था। और मेरी कहानी ये थी, मैं तालिबान के अस्पताल में डॉक्टर था। वहाँ के मुर्दा घर में जो भी मुर्दा औरत आती, मैं एक डॉक्टर होकर भी उन मुर्दा औरतों के साथ जिना करता था। जब एक जवान मुर्दा लड़की के साथ जिना कर रहा था तो अचानक वह लड़की सांस लेने लगी, क्योंकि वह लड़की मुर्दा होने का नाटक कर रही थी और उस मुर्दा घर में सो रही थी। फिर जो उस लड़की ने किया तो तौबा तौबा। ये कहानी एक पारिवारिक जीवन से संबंधित है, जिसको सुनकर आपको भी बहुत सी बातें सीखने और समझने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से वही पुरानी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए रोज़ाना नई नई इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आती रहूँगी। चलिए लिए चलती हूँ फिर से उसी कहानी के तरफ। पूरा अस्पताल उस वक्त बिल्कुल खामोशी में डूबा हुआ था। इक्का दुक्का किसी वार्ड से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती, उस खामोशी में हलचल सी मच जाती, मगर उन बच्चों की आवाज़ को भी कोई किसी खतरे में न लेता था। मैं जल्द जल्द अपने काम को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। आज मैंने अपने एक सीनियर डॉक्टर को रिपोर्ट देनी थी, बस इसी चक्कर में ही फंस गया था। मुझे और ज़्यादा 20-25 मिनट लगते रिपोर्ट पूरी करने में। मैंने जूनियर डॉक्टर को कॉल की और उससे सीनियर डॉक्टर के बारे में पूछा। सीनियर की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने मुझे बताया, डॉक्टर तो 1 घंटा पहले ही यहाँ से जा चुका है, उसके घर में इमरजेंसी हो गई है, आप सुबह रिपोर्ट दे दीजिएगा। यानी आज रास्ता बिल्कुल साफ था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दिन के टाइम एक बार मुर्दा घर गया था। वहाँ पर मौजूद लड़की को जब मैंने देखा तो कुछ पल के लिए देखता ही रह गया। वह लड़की मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे दिल में बड़ी शिद्दत से ये ख्वाहिश जागी, काश ये लड़की जिंदा होती, फिर उसके साथ ये सब कुछ करते हुए ज़्यादा मज़ा आता। उसी वक्त मेरे दिमाग में फिल्मों जैसा सीन चलने लगा। अभी कल रात ही मैंने एक फ़िल्म देखी थी, अब वही सब कुछ मैं हकीकत में करना चाहता था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी तरह से उस मुर्दा घर में पहुंच जाऊं। मैं चीज़ें समेट कर अपनी जगह से उठा, जल्दी से कमरे में बाहर निकला। अभी मैं मुर्दा घर के दरवाजे पर ही पहुंचा था कि अचानक ही मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी थी। मेरा दिल तेजी से धड़का। जब पलट कर देखा तो वहाँ पर वही सीनियर डॉक्टर जिसकी मैंने रिपोर्ट बनाई थी। मुझे जूनियर डॉक्टर पर अब गुस्सा आने लगा। उसने मुझसे झूठ बोला था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसे अभी इसी वक्त अस्पताल से बाहर फेंक दूँ, मगर मैं बेबस था। अभी मेरे पास इस तरह की कोई भी अथॉरिटी नहीं थी। डॉक्टर इब्राहिम को देखकर मैं बड़ी मुश्किल से मुस्कुराया था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नाम का कोई निशान नहीं था। वह बहुत गुस्से में मेरी तरफ देख रहा था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि रात के इस पहर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसका अंदाज़ा थोड़ा जांच पड़ताल जैसा लग रहा था। मैं डॉक्टर को देखकर थोड़ा सक पका सा गया था। यूं ही यहाँ पर पहरा देने के लिए आ गया था। मुझे जब कुछ समझ नहीं आया तो मैंने यही कह दिया और बाद में मुझे अपने फालतू बहाने पर बड़ी गुस्सा आया। डॉक्टर की आंखें किसी शिकार की तरह मुझे अपने जिस्म पर चुभ रही थीं। यूँ लग रहा था जैसे वह टटोलने की कोशिश कर रहा हो। डॉक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे इन दिनों तुम्हारी काफ़ी रिपोर्ट्स मिल रही है। तुम आजकल यहाँ कुछ ज़्यादा ही चक्कर लगा रहे हो। सब ठीक तो है ना? अब की बार उसने मुझसे गुस्से में पूछा था। मैंने भी इस बार अपना शब्द मजबूत किया और उससे कहा, सबसे पहली बात ये कि आपका काम नहीं बनता कि आप मुझसे इस तरह का सवाल करें। दूसरा अहम बात ये कि मैं इस अस्पताल का मालिक हूँ और यहाँ पर काम कर रहा हूँ। ये अस्पताल मेरे बाप ने बनवाया है। नेता वगैरह के साथ भी मेरा अच्छा संबंध है। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर जा सकता हूँ। आप मुझसे सीनियर है, इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता यहाँ देख रेख विभाग को मैं या अपने आप के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी करवाऊँ। ये बोलकर मैं साइड होकर निकल गया,
क्योंकि अब ये डॉक्टर कुछ ज़्यादा ही मेरे सर पर चढ़ गया था। मैंने उसी टाइम फैसला कर लिया था, अगले दिन अपने बाप को कहूँगा कि उसे इस अस्पताल से निकाल दें। बेचैनी के मारे मेरा बहुत बुरा हाल था। मैं अपने जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, काबू में नहीं आ रहे थे। उस लड़की का नाजुक बदन, उसका खूबसूरत चेहरा बार बार मेरी नज़रों के सामने घूम रहा था। मैं कमरे की चीज़ें जोर जोर से ज़मीन पर पटकने लगा। दिल कर रहा था सब कुछ ही बर्बाद कर दूं। असल में सब्र करने की आदत नहीं थी। मैंने हमेशा ही जिस चीज़ की ख्वाहिश की थी वो मुझे मिल जाती थी, और ये ख्वाहिश तो वैसे भी बहुत जानलेवा थी, जिस पर किसी भी तरह का समझौता करना नामुमकिन था। मैं पूरी तरह थोड़ी देर से उस जगह का चक्कर लगाता रहा, लेकिन इस बार मैं ध्यान रख रहा था कि कोई मुझे देख ना सके। हर बार ही मुर्दा घर के दरवाजे के सामने कोई ना कोई मौजूद होता था। सुबह मैं जो ही इरफान डॉक्टर के पास गया, मुझे देखकर वह एकदम घबरा गया था, साइड से निकलने ही लगा था। मैंने उसका बाजू जोर से पकड़ा और उसे झटका देते हुए कहा, तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो? वह मुंह बनाने लगा और कहने लगा, डॉक्टर जी देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझसे सीनियर डॉक्टर ने पूछा था तो मैंने उन्हें बता दिया कि आप इस वक्त मुर्दा घर में जा रहे हैं। मैंने उसका मुंह दबोचा और उससे कहा कि जब मैंने तुम्हें एक बार कह दिया था कि तुमने किसी को भी इस बारे में नहीं बताना, तो तुमने मेरे साथ ये गद्दारी कैसे की? उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने उसके इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया, चुप से दोबारा मुर्दा घर चला गया, क्योंकि आज मुझे ये पक्की खबर मिली थी कि सीनियर डॉक्टर किसी दूसरे अस्पताल के दौरे पर गया हुआ है। उस मौके को अपने हाथों से निकलने नहीं दे सकता था। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, मेरा स्वागत एक धीमी सी बदबू ने की, मगर इस बदबू से भी मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी। अगर कुछ दिन तक मैं ये सब कुछ महसूस ना करूं, तो मेरी हालत एक पागल कुत्ते जैसी हो जाती। मैं बहुत ज़्यादा बहसी बन जाता हूँ, और फिर मेरे सामने जो भी आता था मैं उसे नुकसान पहुँचाता था। सामने ही वह लड़की लेटी हुई थी। उसके जिस्म पर उस वक्त किसी भी तरह का कोई कपड़ा मौजूद नहीं था, सिर्फ एक सफ़ेद रंग की चादर थी जिसे उसके वजूद को लपेटा गया था। और ये सब कुछ मेरे कहने पर किया गया था, ताकि मुझे अपने काम में किसी तरह की कोई दुश्वारी ना आए। मेरे पास वक्त बहुत कम था, मैंने थोड़े टाइम में ही ये सब करना था। जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे मेरा जोश बढ़ता जा रहा था। मुझे अपने वजूद पर ताकत बढ़ने का भी एहसास हो रहा था। कुछ थोड़े कदम के फासले पर मैं रुक गया। मैंने बड़ी सावधानी से उस पर से कपड़ा हटाया। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इतना हसीन मैंने कभी नहीं देखा था। उससे पहले कि उसे हाथ लगाता, दरवाजे पर किसी की आने की दस्तक हुई। आवाज़ सुनकर मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गया। उस लड़की का जो वजूद अभी बगैर किसी कपड़े का था, मैंने एक नज़र उसको देखा। मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। फिर मैंने उसके कान में कहा कि मैं बहुत जल्द तुमसे दोबारा मुलाकात करूंगा, और बहुत जल्दी ही मैं तुम्हारा प्यास बुझाऊंगा और तुम्हें अपने नाम कर दूंगा। बेबसी के मारे मेरा बुरा हाल था, क्योंकि अब मैं वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकता था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब अगले ही दिन वहाँ पर जाऊँगा और अपना काम पूरा करके ही आऊँगा। मैं इस तरह के काम के लिए खुद को तैयार कर चुका था। मुझे पता था किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। कमरे के अंदर एक खुफिया दरवाज़ा भी था, जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता था। मैंने तेज़ी से उस दरवाजे की तरफ बढ़ा और वहाँ से खुफिया दरवाजे से बाहर निकल गया। लेकिन कमरे से निकलते हुए मैंने उस लड़की के वजूद को दोबारा से कपड़े में लपेट दिया था, किसी को भी किसी तरह का कोई शक ना हो। मैं जानता था वे लोग शिकायत लेकर मेरे पास ही आएंगे, क्योंकि उस वक्त मैं ही वहाँ पर मौजूद था। थोड़ी देर के बाद मेरे ऑफिस में हलचल मच गई थी। 3 लोग मेरे सामने खड़े थे और यही कह रहे थे कि किसी ने मुर्दा घर के अंदर जाकर अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया था। मैंने एक गहरी सांस ली और उन्हें कहा, तुम्हें मुर्दा घर के अंदर कोई मिला? उन्होंने तेजी से नामे सिर हिलाया। मुझसे कहने लगे, नहीं मिला तो कोई भी नहीं, लेकिन हमें यकीन है कोई अंदर गया जरूर था। मैंने उन्हें कहा, कोई अंदर मौजूद होता तो तुम्हें जरूर मिल जाता, क्योंकि मुर्दा घर कोई इतना बड़ा नहीं। अगर कोई छुप जाए तो उसे ढूंढना मुश्किल हो जाए। उस खुफिया दरवाजे के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था। मैंने उससे पहले भी रात को किसी आदमी को मुर्दा घर में जाते हुए देखा। अचानक से ही सफाई करने वाली बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर मैं तेजी से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उस वक्त एक अजीब सी चमक मौजूद थी और वह यकीन के साथ मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे के असर को देखकर मुझे अंदाजा हो गया था। हकीकत के बारे में किसी न किसी हद तक अंदाजा हो गया है। दोबारा से मुझसे कहने लगी, आज भी मैंने पिछले दरवाजे से किसी को निकलते हुए देखा था। अब की बार मुझे लगा मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, लेकिन हो सकता है वो मेरी गलतफहमी हो। ये कहकर वो मुस्कुराने लगी।
मैंने उन सब लोगों को कहा, ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की गलतफहमी है, अब जल्दी से यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। मैंने उन लोगों के लिए नसीहत की थी, इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए और सीनियर डॉक्टर को तो खबर भी नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे पता चला कि किसी ने इस बारे में सीनियर डॉक्टर को बता दिया है तो मैं उसे इस अस्पताल से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। मेरी बात सुनकर वह सफाई करने वाली और दोनों गार्ड डर गए और जबकि वह औरत जिस अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी यूं लग रहा था जैसे उसे मेरी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। मुझे भी उस औरत से खतरा महसूस होने लगा। मुझे पता चल गया था वह औरत कोई मामूली औरत नहीं है, बल्कि उसकी वजह से मैं किसी बड़ी मुश्किल में फंस सकता हूँ। अब मैंने थोड़ी सावधानी बरती और साथ साथ उस औरत पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। उस औरत की ये बात सुनकर मैं बहुत बुरी तरह से चौंक गया था। उसने मुझे कहा था मेरा इस सबसे गहरा संबंध है। ये बात उसने कमरे से बाहर निकलते वक्त ही कही थी। मैं उसी के बारे में ही सोच रहा था। मैं पूरा दिन काम करने की वजह से बहुत बुरी तरह से थक गया था। अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, अचानक ही आंख लग गई। आज मैंने दोबारा से वही सपना देखा था। मैं दोबारा से डर में हो गया था। मेरा पूरा बदन पसीने में भीग गया था। मुझे लग रहा था मेरा दम निकलने वाला हो गया हो। उस लड़की की चीखें मुझे चैन से जीने नहीं देती थी। मैं जब भी किसी दिन सुकून में होने का कोशिश करता तो वह लड़की मेरे सपने में आ जाती थी। मेरे सपने में आकर मुस्कुराती थी, मुझे कहती थी देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया है। उसकी बातें सुनकर मैं चीखता चिल्लाता, उसे कहता तुमसे बहुत अच्छी हालत में मौजूद हूँ। वह हंसने लगती। मैं सपने में भी पागल हो जाता था। मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता था, उसके पीछे भागता था, लेकिन वह लड़की मेरे हाथों से निकल जाती थी। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा गहरी गहरी सांस ले रहा था। एक नज़र मैंने सामने मौजूद दरवाजे पर डाली। मेरे चेहरे पर उस वक्त डर के असर दिखाई दे रहे थे। जोर जोर से अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने लगा था और खुद को तसल्ली देते हुए कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं किसी से भी नहीं डरता, मुझे किसी से भी डर महसूस नहीं होता। और फिर हमेशा की तरह मैं फूट फूट कर रोने लगता। मैं अपने बालों को जोर जोर से खींच रहा था। न जाने कितने बाल जड़ से निकल आए थे, मगर मुझे उस चीज़ की जरा भी परवाह नहीं थी। मेरे दिल में उस वक्त बहुत तकलीफ हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर इस परेशानी का मैं क्या इलाज करूं। दूसरे को मैं सुकून होने की गोलियां देता था, लेकिन खुद मुझे एक पल के लिए भी चैन नसीब नहीं होता था। मुझ पर नींद की गोलियां भी असर नहीं कर रही थी। मैं उसके अलावा बहुत सारी दवाइयां भी ले चुका था, लेकिन मुझे चैन की नींद नहीं आती थी। हमेशा मुर्दा जिस्म मेरी नज़रों के सामने घूमते रहते थे। उनको अलग अलग अंदाज में मसलने की ख्वाहिश मुझे बेचैन करके रखते थे। ये लड़कियां मुझे किसी तितलियों की तरह लगती थी। काफ़ी देर तक मैं उसी हालत में बैठा रहा और खुद को तसल्ली देने की कोशिश करता रहा। जब मैं कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ तो मेरा ध्यान उस मुर्दा घर की तरफ चला गया। आज अस्पताल में बहुत कम डॉक्टर मौजूद थे। असल में आज देश भर में डॉक्टरों का हड़ताल हो रहा था, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम था। जहाँ तक मेरा सवाल था, मैं उसी अस्पताल के अंदर ही रहता था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था रात के किसी भी वक्त मुझे मौका मिल जाता था और मैं यूं मुर्दा घर में जाकर अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लेता था। मगर मैं नहीं जानता था इस बार मेरे साथ कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके बाद मैं इस काम के बारे में सोच भी नहीं पाऊंगा। मैं अपने ऑफिस से बाहर निकला ही था कि मुझे उस सफाई करने वाले की आवाज़ सुनाई दी। क्या आप दोबारा से मुर्दा घर किसी लड़की को मसलने के लिए जा रहे हैं? उसकी बात सुनकर मैंने बहुत गुस्से से उसकी तरफ देखा। मेरा बस नहीं चल रहा था मैं उसे जिंदा ज़मीन में गाड़ दूं, मगर फिलहाल उसके साथ किसी भी तरह का बहस करके मैं खुद को मुश्किल में नहीं डाल सकता था। मैंने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजा ली और उससे कहा, अरे आप तो मेरी दोस्त बन गई हैं। उसने तेजी से नामे सिर हिलाया और मुझे कहने लगी, मैं किसी जानवर जैसे इंसान की दोस्त नहीं बन सकती, बल्कि मैं तो तुम्हें बताने के लिए आई हूँ कि मुझे तुम्हारी हकीकत के बारे में पता चल गया और मैं बहुत जल्द ही तुम्हारी हकीकत सीनियर डॉक्टर के सामने रख दूंगी। क्योंकि तुम जिस रात उस मुर्दा लड़की के साथ वह सब कर रहे थे, मैंने छुपकर तुम्हारी वह सारी हकीकत देख ली है और मैं ये सारी बातें सबके सामने लाना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ और तुम मुझे वह सब कुछ बताओगे, नहीं तो मैं तुम्हारी उन सभी करतूतों को खोल कर रख दूंगी। फिर तुम्हारी इस अस्पताल में कोई जगह नहीं रहेगी और ना ही तुम किसी को धमकी दे पाओगे। मैं अपनी आंखों में झूठी आंसू ले आया और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, खुदा के लिए मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करो। तुमने जो कुछ देखा वह सच नहीं, बल्कि सच तो कुछ और है। और मैं फिर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे इस तरह से रोता हुआ देखकर वह परेशान हो गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं रोना शुरू कर दूंगा। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा, देखो रोना बंद करो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सच क्या है? क्योंकि जब तक मैं सच नहीं जान जाती तब तक मैं किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकती। वह आसानी से मेरे जाल में फंस गई थी। मैं जानता था
अगर मर्द आंसू बहा दे तो औरतें जल्दी ही उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती हैं। मैं तो वैसे ही शुरू से ड्रामेबाज आदमी था। इस तरह औरतों को अपने जाल में फंसाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। उससे पहले भी न जाने कितने औरतों को मैंने इस तरह बेवकूफ़ बनाया था। मैंने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें किसी अच्छी जगह पर जाना होगा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार हूँ, या फिर अगर तुम्हें वहाँ पर ठीक ना लगे तो फिर मेरे क्वार्टर में ही चली आओ। मैंने अपने चेहरे पर मासूमियत सजाए हुए कहा। कुछ पल तो वह सोचने लगी, फिर कहने लगी, ठीक है चलो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे क्वार्टर में चलती हूँ। बेवकूफ़ औरत, मैंने दिल ही दिल में उसे कहा। अगर ये बात मैं ऊंची आवाज़ में कह देता तो यकीनन ये बेवकूफ़ औरत मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ती। मैं उसे अपने साथ अपने क्वार्टर में ले आया। मेरा पहली बार इस तरह का एक्सपीरियंस था। मैंने उसे अपने सामने बिठाया और उसे कहा, क्या तुम कुछ पीना पसंद करोगी? मेरी बात सुनकर उसने तेजी में नामे सिर हिलाया और मुझसे कहने लगी कि मैं यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं हकीकत जानने के लिए आई हूँ। तुम मुझे जल्दी से सारी हकीकत के बारे में बता दो, मुझे यहाँ से वापस भी जाना है। अरे यार, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो आई हो, पहले थोड़ी देर बैठो, कुछ पियो, बात करते हैं, फिर उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। वैसे भी ये बात मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये बात तो बहुत पुराना हो गया है। मैं अपनी जगह से उठा और उसके करीब जाकर बैठ गया। मैंने अपना हाथ उसके जांघ पर रखा ही था। वह हटकर पीछे हुई, मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, तुम क्या कर रहे हो? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो मैं सिर्फ तुम्हारे पास आकर बैठा हूँ और तुमसे इस बारे में थोड़ी बारीकी से बात करना चाहता हूँ। मेरे अंदर मौजूद शैतान दोबारा से हावी होने लगा था। उस वक्त मुझे सिर्फ मालूम था कि मेरे सामने एक कमज़ोर और जवान लड़की मौजूद है जो पूरी तरह मेरे काबू में है। मैं जो चाहूँ उसके साथ कर सकता हूँ। वह अपनी आंखों में आंसू लाकर कहने लगी, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हें अब महसूस हो रहा है इस बात का? बेवकूफ़ औरत, जब मैंने तुम्हें अपने साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी तुम मुझ पर यकीन करने के लिए तैयार हो गई। इसमें गलती मेरी नहीं तुम्हारी है। मैंने उसके तरफ मुस्कुराते हुए देखा। मैं सब लोगों को तुम्हारे हकीकत के बारे में बता दूंगी। तुम एक नंबर की घटिया इंसान हो। ये कहकर वहाँ से उठने ही लगी थी कि मैंने उसे एक झटके से दोबारा से उसी सोफे पर बिठाया और उसके बाजू को अपने काबू में करते हुए कहा, तुमसे पहले भी एक औरत ने मेरा पोल खोलने की कोशिश की थी। तुम्हें पता है उस औरत का क्या हुआ? उसकी आंखों में बहुत डर दिखाई दे रहा था और यही डर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। जब मैं लड़कियों को घबराए हुए देखता था तो मेरे दिल में बड़ी तसल्ली होती थी। तुम मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर उसे कहा, तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन तुम्हारा अंजाम मेरे ही हाथों लिखा है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम सीधी औरत नहीं हो। अगर मैं तुम्हें एक बार यहाँ से जाने के लिए इजाज़त दी तो तुम दोबारा से मेरे रास्ते में आने की कोशिश करोगी, जबकि मैं गलती दोबारा नहीं कर सकता। और फिर धीरे धीरे अपने काबू में करने लगा। थोड़ी ही देर के बाद उसकी दबी दबी चीख मुझे सुनाई दे रही थी, जिन्हें सुनकर मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा था। इतने साल के बाद मैंने अपनी असली हवस पूरी की थी। पसीने के मारे मेरा बुरा हाल था। मैं अपना काम पूरा कर चुका था। मैंने एक नज़र उसके बदन पर डाली और फिर उसको मसलने में कामयाब हो गया और मुझे उस पर ज़रा भी अफसोस नहीं हो रहा था, बल्कि मुझे तो खुशी हो रही थी कि मैंने एक ही हफ्ते में 2 काम पूरे कर लिए थे। पहला काम मैंने हफ्ते के शुरू दिन में कर लिया था और जब वहाँ पर एक नई मुर्दा लड़की आई थी और उस लड़की को मैंने अपने हवस का निशाना बनाया था, और अब 3 दिन के बाद मुझे ये लड़की भी मिल गई थी। खैर, उसके साथ जो भी कुछ हुआ था ये उसी की गलती थी जिसकी वजह से हुआ था। उसको मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। मुझे इस तरह के बेवकूफ़ लड़कियां शुरू से ही ज़्यादा पसंद थी, जो खुद को जानबूझकर मुश्किल में डाल लेती हैं और फिर अगर उनके साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाता तो बाद में हंगामा मचाना शुरू कर देती थी। मगर इस तरह के लड़कियों को शोर मचाने की भी इजाज़त नहीं देता था। सफाई करने वाली उस मामूली सी लड़की के बारे में सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानता था। इस घर में सिर्फ और सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। उसके बाप का 2 साल पहले ही इंतकाल हो गया था। वह अकेली थी, उसके कोई भाई बहन नहीं थे। मैं सामने पड़े उसके वजूद को देखता और फिर तेजी से तकिया उठाकर उसकी तरफ बढ़ा। थोड़ी ही देर के बाद मैंने उसका गला घोंटकर उसे मार दिया। मुझे अपने सीने से उस वक्त बहुत बेचैनी का एहसास हो रहा था। मैं जल्दी से अपने शर्ट के दोनों बटन खोला, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अब मुझे किसी तरह उसके वजूद को ठिकाने लगाना था। अस्पताल के पीछे ही एक ज़मीन था जहाँ पर इस तरह के मुर्दा लाशों को दफना देता था। मैंने उसे उठाया और फिर उसे ले जाकर उस जगह पर पहुँचा दिया।
यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था और बहुत कम लोगों को ही इस बारे में मालूम था। इसी बात की तसल्ली थी। मैं अपना काम पूरा कर रहा था। मैं उसे दफनाकर दोबारा से अपने कमरे में वापस चला आया। बिस्तर पर लेट गया था। थकान की वजह से मुझे जल्दी नींद आ गई। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था जबकि वो पीछे हटती चली जा रही थी। उससे एकदम पास जाकर मैं रुक गया। मैं उसकी थोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया, फिर उसके मुंह पर थूकते हुए उसको देखा। तुम्हारी हैसियत 2 कौड़ी की लड़की के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनकर रोकने के बजाय वह ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसने लगी। मुझे उसके पागल होने पर गुमान हो रहा था। मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा, लेकिन उसके मुंह से खून निकलने के बजाय मेरे मुंह से खून निकलने लगा। मैं ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगा। वह मुझ पर ज़्यादा जोर जोर से हंसने लगी। मुझे कहने लगी, तुम दूसरों के लिए कब्र खोद रहे हो ना, तुम नहीं जानते तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अपना बकवास बंद करो। मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मैं तुम्हें अभी भी कहता हूँ। इतनी ऊंची आवाज़ में चिल्लाया कि मेरा कलेजा फट गया। अचानक ही मेरे वजूद को झटका लगा। मैं अपने बिस्तर से उठ बैठा। डरी हुई नज़रों से पूरे कमरे की तरफ देखने लगा। खुदा का शुक्र था उस वक्त अपने कमरे में मौजूद था। सिर्फ और सिर्फ ये एक सपना था। मैंने अपना सिर दोनों हाथों में गिराकर रोने लगा। न जाने ये सपना कब मेरा पीछा छोड़ेगा। मैं अब इस सब से तंग आ गया था। वह लड़की रोज रात को मेरे सपने में चली आती थी और मुझे डराती थी। मुझे उसे देखकर ही बहुत डर महसूस होता था। सपना देखने के बाद काफ़ी घंटे तक मैं उसी सपने के असर को महसूस करता रहता। मुझे अपने आसपास उसी लड़की की मौजूदगी का एहसास होता था। मुझे लगता था वह कहीं से निकलकर मेरे सामने आ जाएगी और मेरे साथ वैसा ही सुलूक करेगी जैसा सुलूक मैंने उसके साथ किया था। दूर से फजर की अजान की आवाज़ सुनाई दे रही थी। नमाज पढ़े हुए मुझे काफ़ी वक्त हो गया था। अभी मैं इसी बारे में सोच रहा था कि मुझ पर दोबारा शैतान हावी हो गया। मैं दोबारा सोने के लिए लेट गया। मुझे पता था अब मुझे नींद नहीं आएगी। मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदलने लगा। मैं दोबारा से अपने बीते हुए कल में खो गया। मेरे पापा बहुत बड़े डॉक्टर थे। वह कई साल विदेश में भी डॉक्टरी करके आए थे। उसके बाद तालिबान के उसी अस्पताल में डॉक्टरी करते रहे। मेरी माँ से उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मेरी माँ को हमेशा मारते पीटते रहते थे। वे विदेश में थे। हम भी पापा के साथ ही रहते थे, पर मेरे पापा के अंदर इंसानों वाला जज्बात बिल्कुल भी नहीं था। वो मेरी माँ को इतना मारते थे, जब वो मुर्दा की हालत में हो जाती तब उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। जब उनका काम हो जाता तो बाहर चले जाते। फिर मम्मी को ठीक होने में कई दिन लग जाते। वैसे हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हर चीज़ के लिए नौकर था, पर मेरे पापा के इस रवैये से मेरे दिल पर बहुत असर पड़ा। फिर हम लोग अपने देश तालिबान में आ गए थे। यहाँ पर मेरे पापा तो एक अलग ही काम कर रहे थे। वह मुर्दा लाशों को घर पर लाते, उसके अलग अलग पार्ट्स निकाल कर बेचते थे, जिसे हम लोग बहुत अमीर होते जा रहे थे। उसके बाद मेरी माँ को तो वही हाल था। मेरी माँ और हम दोनों ये सारी चीज़ें देखते। फिर एक दिन मेरी माँ ने वह कर दिया जिसकी मैं तो कभी सपने में उम्मीद नहीं कर सकता था। एक दिन एक नर्स के साथ मिलकर मेरी माँ ने पापा को मौत के घाट उतार दिया और उनके मुर्दा शरीर को कई सालों तक तरह तरह के नुकसान पहुंचाती रही। और मुझे देखते देखते 5 साल बीत गए थे। मुझे पापा के मरने का कोई गम नहीं था, क्योंकि उन्होंने माँ को बहुत दुख दिया था। लेकिन माँ भी उनके नक्शे कदम पर चल पड़ी। माँ हर रोज अस्पताल से सिर्फ मुर्दा लड़कों के वजूद को मंगवाती और उस पर तरह तरह के वार करती। सब काम में 2-3 नर्स भी शामिल थी। मुझे उनमें से एक नर्स से मोहब्बत हो गई थी। जब मैंने उस नर्स से अपने मोहब्बत का इजहार किया तो उसने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया, मैं किसी भी लड़के से मोहब्बत नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लड़के जात से ही नफरत है। तुम्हारे पापा ने भी मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं तुम्हारे काबिल नहीं। अचानक ही 2 दिन के बाद उस नर्स की मौत हो गई। जब मैं उसके मौत की खबर सुनी तो मैं भी बहुत ज़्यादा टूट गया था और मैं उसके शरीर को पाना चाहता था और उसे पकड़कर रोना चाहता था, क्योंकि मैं उससे बेहद मोहब्बत करने लगा था और वह अब इस दुनिया से जा चुकी थी। उसी दिन पहली बार मैंने ये सब काम किया था। मैं मुर्दा घर में पहुंचकर उसके मुर्दा शरीर के साथ चिपक कर 2 दिन तक सोता रहा, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहा। उसके बाद उसके घर वाले उसके मुर्दा शरीर को दफनाने ले गए, लेकिन मेरी आग अभी भी ना बुझी थी। मैं कब्रिस्तान में पहुंचकर उसके मुर्दा शरीर के साथ वो सब करता रहा। कब्रिस्तान हॉस्पिटल के अंदर ही था और यह हॉस्पिटल भी हमारा अपना ही था, तो मुझे इस काम के लिए ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ा था। उसी दिन से मैं ये सब कुछ करने लगा और मैं एक गुनाह के रास्ते पर चल पड़ा। और मैंने जब ये सब नहीं करता तो बेचैन हो जाता हूँ। एक दिन हमारे यहाँ पर इस बात के लिए छापा पड़ा कि हम मुर्दा शरीर के अंदर से चीज़ें निकाल कर बेचते हैं। मेरी माँ को भी सजाए मौत हो गई और मैंने भी अपने आप को कानून के हवाले कर दिया है। मेरा भी वक्त आ गया है। कभी भी मेरी मौत मुकर्रर हो सकती है।
मैं यहाँ आज जेल में ये सब कुछ बैठकर लिख रहा हूँ। मुझे अपने किए की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। मेरी तो दुनिया भी खराब हुई और आखिरत में भी मुझे कुछ हासिल ना होगा। मेरा तो दोनों जहां खराब होगा। मैं आप लोगों से इसलिए बता रहा हूँ, मेरा इस तरह बनने का यही कारण था, मेरे घर का माहौल। अगर मेरे पापा इस तरह ना होते तो मेरी माँ भी उनके कत्ल के बारे में ना सोचती, और कत्ल करने के बाद उन्होंने भी वही गुनाह शुरू कर दिया। उसके बाद मुझ पर इन चीज़ों का बहुत गहरा असर पड़ा और मैंने भी एक गलत रास्ते को चुना। मेरी कहानी सुनाने का मकसद यही है, सबसे पहले हम अपने घर के माहौल को ठीक करें ताकि हमारे आसपास हमारे बच्चे सही रास्ते पर चलें और उनका दिमाग ठीक हो, स्वस्थ हो। और मेरे मगफिरत की आप सभी लोग दुआ करें। आप लोग ऐसे बुरे काम से बचें। मैंने अपना ज़मीन और सारा हॉस्पिटल उसी लड़की के माँ के नाम पर कर दिया था जिसको मैंने मौत के घाट उतार दिया था और जिसकी वजह से आज मैंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था और आज अपनी सजाए मौत काट रहा हूँ। कभी भी मेरे मौत का ऐलान हो सकता है, क्योंकि मेरा गुनाह कोई छोटा गुनाह नहीं है। अब चाहे मैं जो भी सवाब का काम करूं, उससे मेरे गुनाह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मुझे तो मेरे गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन मेरी कहानी आगे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। शायद उन गुनाह करने वाले लोगों को मेरी कहानी सुनकर डर पैदा हो और गुनाह करने से बाज आ जाएं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।